हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी साइंस पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंग है ये प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है ये ध्रुवण हो सकता है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है ध्रुवण नहीं हो सकता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती है ठोस में, उसके बाद कहेगा तो द्रव्य में, उसके बाद न्यूनतम चलता है गैस में। पाराध्वनिक चाल की जो मैक संख्या होता है, पाराध्वनिक चाल के मैक संख्या 1 से अधिक होता है। वही अति पाराध्वनिक चाल के मैक संख्या 5 से अधिक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और ध्वनि जो है ये ध्वनि तरंगे चलती है तो लंबवत चलती है। 2 नंबर हो जाएगा, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि का अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। डॉपलर प्रभाव का कहेगा संबंध किससे हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव का संबंध हो जाएगा ध्वनि से। कौन कहे किस गैस में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो हाइड्रोजन गैस कहेगा। हाइड्रोजन गैस में सबसे तेज ध्वनि चलती है। और एम्पलीफायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो डीजे साउंड का मशीन रहता है उसे एम्पलीफायर कहते हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कहेगा तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वही मील पर घंटा में कहेगा तो 760 मील पर घंटा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल कितना गुना बढ़ेगा? तो उसकी आवर्तकाल कितना 2 गुना हो जाएगा। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। लंबाई का आवर्तकाल कितना है? तो √2 गुना होता है। श्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है, श्रव्य तरंगे की आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जो कि मनुष्य सुनते हैं, जो कि हम लोग सुनते हैं उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। जिसका तरंग दैर्घ्य परास कहेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। वही अश्रव्य कहेगा तो इसका होता है 20 हर्ट्ज से कम। और पाराश्रव्य कहेगा तो इसका होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सामान्य बातचीत के लिए कितना ध्वनि डेसिबल का प्रयोग करता है? यानी कि उसका डेसिबल कितना होता है? सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होता है। 6 नंबर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि जो तरंगे है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, यानी कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। सर्वाधिक होता है ठोस में। और जो WH है उसके WHO है उसके अनुसार जो सही डेसिबल है ध्वनि का वो हो जाएगा 45 डेसिबल। जो मानक क्षमता है डेसिबल का ध्वनि का वो हो जाएगा 45 डेसिबल WHO के अनुसार। WHO के मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और इसका गठन हुआ था 1948 में। ठोस में ध्वनि के चाल जो होता है अधिक होता है। और गैस कहेगा तो गैस में तो न्यूनतम होता है, लेकिन गैसों में कहेगा तो किस में अधिक होता है? तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन गैस में अधिक होता है, केवल गैस में कहेगा तो वैसे ठोस में अधिक होता है। आगे देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डेसिबल। आवृत्ति के मात्रक कहेगा तो हर्ट्ज हो जाएगा। प्रदीप्त के मात्रक हो जाएगा लक्स। 8 नंबर देखेंगे, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत की ध्वनि की जो तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल होता है। और तेज बातचीत का ध्वनि का तीव्रता होता है 50 से 60 डेसिबल। और 95 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि हम लोग मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? पराबैंगनी किरण के खोज किए थे जोहान रिटर ने। और पराबैंगनी किरण ये सूर्य से निकली हानिकारक किरण है जिसे ओजोन परत सोख लेता है। दृश्य किरण के खोज किसने किया था? तो न्यूटन किए थे। कॉस्मिक किरण के खोज किए थे जोहान विक्टर। और अवरक्त किरण कहेगा तो विलियम हर्शल किए थे। कॉस्मिक किरण के खोज किए थे जोहान विक्टर और अवरक्त किरण के खोज किए थे विलियम हर्शल। अल्फा किरण के कहेगा तो रदरफोर्ड किए थे। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो ये होती है अनुप्रस्थ। और ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। एक्स किरण, गामा किरण और अवरक्त किरण ये तीनों क्या है? तो ये तीनों अनुप्रस्थ, यानी कि ये तीनों क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है। एक्स किरण, गामा किरण और अवरक्त किरण ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। 11 नंबर देखेंगे, सोनार तकनीक किसका उपयोग होता है?
सोनार तकनीक में कह रहा है किसका उपयोग होता है, तो सोनार तकनीक में पाराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो सोनार नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है, जो समुद्र में किसी वस्तु डूब जाए तो उसे खोजने के लिए, और उसमें सोनार में पाराश्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। 12 नंबर हो जाएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 17 मीटर। स्टेथोस्कोप जो कार्य करता है ये कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पर, और पेरिस्कोप कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप कार्य करता है क्या चीज पे, ध्वनि के परावर्तन पर, और पेरिस्कोप कहेगा तो प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या हो जाएगा, तो प्रतिध्वनि के कारण हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये ध्वनि तरंग का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉन या मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। समय के मात्रक कहेगा तो सेकेंड हो जाएगा। आवृत्ति के हर्ट्ज हो जाएगा। 14 नंबर है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ध्वनि से, और इसी के कारण रेलवे जो है रेल है वो पास आती है तो इसका सीटी का आवृत्ति क्या होता है, तो बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव के कारण पास आती हुई रेलगाड़ी के जो सीटी का आवृत्ति है बढ़ जाता है। ताप का एसआई मात्रक कहेगा तो केल्विन हो जाएगा। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखेंगे 15 नंबर, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक। वही आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी बनता है 1/10 सेकेंड तक। और बर्फ जो पानी में तैरता है तो उसका तैरता हुआ भाग 10 भाग में 1 भाग पानी पर तैरता है। 16 नंबर देखेंगे, ध्वनि के तारतम्य किस पर निर्भर करता है, ध्वनि के तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। और ध्वनि की जो प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर। ध्वनि के तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर, और ध्वनि के प्रबलता निर्भर करता है आयाम पर। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है, प्रकाश का रंग का निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। 17 नंबर हो जाएगा, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, किसी की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंग के तरंग लंबाई अधिक होती है। उसके बाद होता है सूक्ष्म तरंग का। उसके बाद कहेगा तो इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंग का। उसके बाद हो जाएगा दृश्य तरंग। उसके बाद हो जाएगा एक्स किरण के। उसके बाद पराबैंगनी किरण के। ये क्या है, सबसे अधिक कहेगा तरंग लंबाई किसका है, तो रेडियो तरंग का। उसके बाद सूक्ष्म तरंग, उसके बाद अवरक्त तरंग, उसके बाद हो जाएगा दृश्य तरंग, उसके बाद हो जाएगा पराबैंगनी तरंग, उसके बाद एक्स किरण या एक्स तरंग। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका आवृत्ति सबसे कम होगा, यानी कि रेडियो तरंगे का जो तरंग लंबाई है सबसे अधिक है और इसका आवृत्ति क्या होगा, तो सबसे कम होगा। 18 नंबर देखेंगे, किस माध्यम से ध्वनि का चाल अधिक होता है, तो ठोस माध्यम में ध्वनि का जो चाल है अधिक होता है। उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में। और निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। और निर्वात में प्रकाश के चाल कहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखेंगे, कॉस्मिक किरण होती है। कॉस्मिक किरण आवेशित कण होता है और इसका खोज किए थे विक्टर हेस। 20 नंबर हो जाएगा, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है। दूर संचार में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव का। और फोटोग्राफी में, रात्रि में फोटोग्राफी या धुंध के समय फोटोग्राफी में इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। और अल्ट्रावायलेट जो है, अल्ट्रावायलेट ये निकलता है सूर्य से, जो कि हानिकारक किरण है और इसे ओजोन परत सोख लेती है। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे गमन करती है, तो ये ध्वनि तरंग लंबवत गमन करती है। ध्वनि तरंग कहेगा किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम के प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर ध्वनि तरंग निर्भर करती है। ध्वनि तरंगे निर्भर करती है माध्यम के प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर।
22 नंबर हो जाएगा प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, या इसे कह सकते हैं जल तरंगे। ध्वनि अनुदैर्घ्य है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा पराश्रव्य पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है तो ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसे ये कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। और मनुष्य जो तरंगे सुनते हैं वो हो जाता है श्रव्य तरंग, जिसका तरंगदैर्घ्य परास हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 24 नंबर हो जाएगा एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरण की खोज किए थे रोंटगन ने। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किए थे मार्कोनी। और रक्त तरंग की खोज किए थे विलियम हर्शल। और दृश्य तरंग की खोज किए थे या किरण के तो न्यूटन किए थे। जल के शोधन में कीटाणु को नष्ट करने के लिए कौन सा तरंग या किरण का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कीटाणु को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेंगे 25 नंबर हो जाएगा कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? कोई लड़की झूला झूल रही है, जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल घटेगा। और कोई लड़की झूला झूल रही है और उसके स्थान पर एक और लड़की बढ़ जाएगी तो यह क्या होगा? तो अपवर्तित रहेगा। एक के स्थान पर दो आ जाएगी तो उसका आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा, लेकिन खड़ा होने पर क्या होगा? घट जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका कारण है गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। उसी कारण गर्मी में घड़ी सुस्त हो जाती है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा किसी लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना बढ़ेगा? तो 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि √2 गुना होता है। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। पानी में डूबी हुई जो छड़ी है टेढ़ा दिखाई देता है, इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। या पानी में बाल्टी में रखा हुआ जो सिक्का होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका भी कारण हो जाएगा अपवर्तन। 29 नंबर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग बनी होती है तो ये बनी होती है फोटोन की। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये फोटोन की बनी होती है। और वायु में अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ेगा? अगर वायु में ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाएगा, क्योंकि ताप के बढ़ने पर ध्वनि के चाल में वृद्धि होता है। हमारा कान सुन सकता है तो हमारा कान जो सुन सकता है वो श्रव्य तरंगे सुनता है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होता है। और श्रव्य तरंग होता है इसका परास हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, और पाराश्रव्य तरंगों का परास हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय तरंग का अवधारणा दिए थे मैक्सवेल ने। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण। और जो आकाशीय पिंड का वेग ज्ञात करते हैं इसमें डॉपलर प्रभाव का ही कारण होता है। जो आकाशीय पिंड का वेग ज्ञात करते हैं ये किससे ज्ञात करते हैं? तो डॉपलर प्रभाव से। जल में ध्वनि की चाल होती है, जल में ध्वनि की चाल हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कहेगा तो 1533 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। लोहा में कहेगा तो 5130 मीटर पर सेकेंड। हवा में हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, और सामान्य जल में 1483 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में कहेगा तो 1533 मीटर पर सेकेंड। लोहा में हो जाएगा 5130 मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे 33 नंबर है ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ये गैस में न्यूनतम होती है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? तो हाइगेंस दिए थे। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है ठोस में, और निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे देखेंगे एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉन तरंगधार्य का मात्रक है। आवृत्ति के मात्रक कहेगा तो हर्ट्ज हो जाएगा। वेग के मात्रक होगा पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। दाब का हो जाएगा पास्कल। आगे देखेंगे टेस्ट पेपर 17 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होता है 80 कैलोरी पर ग्राम।
वही जल का वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा कहेगा तो 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। 2 नंबर हो जाएगा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन, और ऊष्मा का कहेगा तो सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर है, ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? ताप बढ़ने से अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। वही बरसात में क्या होगा? बरसात में जो अपेक्षिक आर्द्रता है ये घटती है। बरसात में अपेक्षिक आर्द्रता ये घट जाती है और ताप बढ़ने पर बढ़ती है। 4 नंबर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी, और सोना क्या है? तो ये स्वतंत्र प्राकृतिक में जो है ये स्वतंत्र रूप में रहता है। तांबा के शत्रु कहेगा तो ये गंधक हो जाएगा। भविष्य के धातु कहेगा तो प्लेटिनियम हो जाएगा। भविष्य के धातु प्लेटिनियम। आगे देखेंगे, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। और 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 1 ग्राम वसा से 3.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के खोज किसने किया था? तो थॉमस पैपिन ने प्रेशर कुकर के खोज किए थे। और जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है इसका कारण है कि दाब बढ़ने के कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। 9 नंबर हो जाएगा, सूर्य के बाहरी सतह का ताप कितना होता है? तो ये होता है 6000 केल्विन। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य के मध्य भाग के तापमान कहेगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है ऊंचे ताप मापने के लिए, और इसका दूसरा नाम कहेगा तो विकिरण ताप मापी हो जाएगा। 11 नंबर है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस, और इसी पे सभी गैस का जो आणविक तापमान है ये शून्य हो जाता है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, किस ताप पर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने के मान समान होता है? तो ये समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका सूत्र लिख लीजिएगा, C/5 F-32/9 होता है। इस पर रखने पर आ जाएगा। पानी का क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक कहेगा तो ये हो जाएगा केल्विन में हो जाएगा 373 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में कहेगा तो 212 फारेनहाइट हो जाएगा। बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण मापने में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ ऑप्शन है देख लेते हैं। जल चक्र क्या करता है? तो जल चक्र जो उत्तरदायी है ये पौधे के वृद्धि में सहायता करता है। जल चक्र पौधे के वृद्धि में सहायता करता है। 15 नंबर हो जाएगा, अपेक्षित आर्द्रता का मापक क्या है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर, और अपेक्षित घनत्व का मात्रा कहेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो ये मापते हैं ऊंचे ताप। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। वही नमक, अगर बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक क्या होगा? तो उसका गलनांक भी घटता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से भी उसका गलनांक घटेगा, और बर्फ में नमक मिलाने पर भी उसका गलनांक घटेगा। और 1 गिलास पानी में बर्फ डाल दिया जाए तो उसका स्तर जो है क्या होगा? तो अपवर्तित रह जाएगा। 17 नंबर हो जाएगा, MRI मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है MRI मशीन में। चुंबकीय तरंग की मात्रा कहेगा तो एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? हृदय के कंपन से उत्पन्न होती है अपश्रव्य तरंग। MRI के फुल फॉर्म कहेगा तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है।
18 नंबर हो जाएगा, एक्स किरण की खोज कौन करते हैं तो डॉक्टर। थर्म किसकी इकाई है, थर्म हो जाएगा ऊष्मा की इकाई। ताप के एसआई हो जाएगा केल्विन। दाब के इकाई होता है पास्कल। और कार्य ऊर्जा की इकाई क्या होता है तो जूल होता है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक कहेगा तो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। वही गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी होता है। विशिष्ट ऊष्मा में क्या जुड़ जाता है तो जूल पर केजी पर केल्विन इसमें जुड़ जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा है, वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और ऊष्मा भी एक प्रकार के क्या है तो ऊर्जा है, और इसका एसआई मात्रक होता है थर्म जूल कैलोरी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में प्रकाश के वेग कहेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि के वेग अधिकतम कहेगा तो ठोस में होता है। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने मापा था तो ये मापा था रोमर ने। कब तो 1676 में। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, आइंस्टीन ने। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। और वही एल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, -115 डिग्री सेल्सियस पर। इसी के कारण अति जो ठंडा प्रदेश होता है उसमें अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। और पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर, और इसका क्वथनांक कहेगा तो 357 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 24 नंबर है, नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा तो घट जाएगा। वही दाब बढ़ाने पर भी नमक का जो गलनांक है घटता है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। और गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी। 26 नंबर है, केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। और वही डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए। जल को क्या किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। द्रव्य का पृष्ठ तनाव, द्रव्य का पृष्ठ तनाव अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसका ताप बढ़ाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घटेगा। द्रव्य का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है और उसमें अशुद्धि मिलाने पर बढ़ता है। 28 नंबर हो जाएगा, ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी हो जाएगी तो इसमें सभी हो जाएगा, संवहन, चालन और विकिरण। और जो चालन होता है ये ठोस और पारा में ऊष्मा जो संचरण होता है तो चालन विधि से होता है। ठोस और पारा में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है तो चालन माध्यम से। और वही वायुमंडल और केतली जो गर्म होते हैं तो ये संवहन विधि से गर्म होते हैं। और स्वच्छ आकाश के दिन में हमें ठंडा लगता है तो इसका कारण हो जाएगा विकिरण। धुंध की अपेक्षा जब स्वस्थ रहता है मौसम तो उसमें जो अधिक ठंडा लगता है तो इसका कारण हो जाएगा विकिरण। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरती है कितना डिग्री सेल्सियस पे तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। और -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो मान बराबर होता है ये -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, पृथ्वी तक जो सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है ये पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। और गैसों में कहेगा कि ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है तो ये संवहन विधि द्वारा। और ठोस और पारा में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है तो चालन विधि द्वारा। केतली भी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन वही है, विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल भी कहेगा गर्म किस माध्यम से होता है तो संवहन माध्यम से।
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। और वही फ्रिज में कहेगा किसी सामान आप रखते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस या 40 फ़ारेनहाइट पे कम तापमान पर। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, तो ये फ्रीऑन निकलती है और ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। फ्रीऑन जो गैस है ओजोन परत की हानि पहुंचाता है। निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन अनुसार इसमें हो जाएगा समुद्र की पानी। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ऑप्शन अनुसार समुद्र की पानी। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, तो ये द्रव्य के ताप पर। वाष्पीकरण की जो दर निर्भर करती है द्रव्य के ताप पर निर्भर करती है। और दाब बढ़ाने पर वाष्पीकरण की जो दर है क्या होती है, तो घटती है। दाब बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटती है। और नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो कम होता है। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उदरपातन। और जो अमोनिया क्लोराइड का जो शुद्धता होता है ये उदरपातन के माध्यम से ही शुद्ध किया जाता है। वह ऊर्जा जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कौन सी ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें होता है प्रकाश ऊर्जा। आगे देख लेंगे 36 नंबर हो जाएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, इसका कारण क्या हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज भी आइंस्टीन किए थे। और प्रकाश गति क्या है, तो प्रकाश की गति जो होता है ये रेडियो गति के बराबर होता है। प्रकाश की गति रेडियो गति के बराबर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। रुद्धोष्म में परिवर्तन में क्या होता है, तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष्म में प्रक्रिया के कहेगा उदाहरण क्या है, तो जो साइकिल के टायर फटते हैं तो उसमें ठंडा हवा निकलना रुद्धोष्म में परिवर्तन का उदाहरण है। या जो हम साइकिल में हवा भरते हैं जो पंप गर्म हो जाता है उसमें भी रुद्धोष्म में परिवर्तन का उदाहरण रहता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। शुभ स्टडी। थैंक यू।